नेपाल टी20 लीग में जो कि अब बहुत ही कम वक्त बचा है और ओवरसीज़ के प्लेयर्स वगैरह भी अब आने शुरू हो गए हैं अलग अलग टीम्स के। ऑलरेडी मेरे ख्याल से 8-10 प्लेयर जो है वो रीच कर चुके हैं, लैंड कर चुके हैं नेपाल में इस टी20 लीग को खेलने के लिए, जहां पर जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ 3 दिन अब बचे हैं। आज के दिन को अगर आप हटा देते हैं, आज के जोड़ के 3 दिन बचे हैं खैर। तो उस लीग की अगर हम बात करें तो ये जो हमने यहाँ पर रखा है, ये एक सेक्शन है कि 10 ड्रॉप आउट प्लेयर्स टू वॉच आउट इन नेपाल टी20 लीग। आखिर ड्रॉप आउट प्लेयर्स है क्या? सबसे पहले आपको छोटे में समझा दे। ड्रॉप आउट प्लेयर्स का मतलब ये है कि जिन्होंने टी20 मैचेस या फिर ओडीआई मैचेस टी20 मैचेस जो है खास करके अपनी नेशनल टीम के लिए खेले जरूर है, लेकिन अभी काफी वक्त से वो टीम से ड्रॉप आउट चल रहे हैं। कभी वो इंजरी की वजह से बाहर हुए तो वो बाहर ही रह गए, इंजरी ठीक हो गई फिर भी वो बाहर ही रह गए, या फिर कुछ खराब परफॉर्मेंस की वजह से बाहर हुए थे, जिन्हें वापस अभी तक टीम में जगह मिल नहीं पाई है। तो ऐसे 10 ड्रॉप आउट प्लेयर्स कौन से हैं नेशनल टीम में जो इस टी20 लीग में खेलने वाले हैं, श्योरिटी है और वो उन पे नजर जरूर डेडिकेट की रहेगी। और फिर आपके सामने जब ये लीग खत्म होगी तो हम लेके भी आएंगे कि आखिर क्या वो जो 10 ड्रॉप आउट प्लेयर्स का नाम ले रहे हैं उसमें से कितने ड्रॉप आउट प्लेयर्स चल पाए हैं या फिर नहीं चल पाए हैं। वो वीडियो भी लीग खत्म होने के बाद आपके सामने जरूर लाएंगे। तो ड्रॉप आउट की लिस्ट में प्लेयर नंबर 1 जो है, यहाँ पर कोई रैंकिंग नहीं है, प्लेयर नंबर 1 कौन है? बिल्कुल, और पहले जो नाम बनते हैं प्लेयर वो है कमल सिंह यारी। जी हाँ, जो वक्त से बाहर है, एक इंजरी हुई थी उनकी, जो अभी लास्ट अगर हम देखेंगे तो ग्लोबल क्वालिफायर के उस दौरान खेले थे, वहाँ पर सीरीज भी खेले, लेकिन उसके बाद यहाँ पर अगर बात करें तो काफी लंबा वक्त हो गया, टीम में है नहीं, वो इंजरी हुई, उनको बाहर कर दिया गया। पर इंजरी से वापस लाने का ठीक हो गए, आ गए, लेकिन उसके बावजूद भी टीम में आए भी थे। जी हाँ, टीम में लिए भी गए थे, पर माफ कीजिएगा टीम में लिया भी नहीं था इन्हें, और उसके बाद इन्हें इंतजार ही करना पड़ गया। काफ़ी सीरीजेस चली गई, वनडे सीरीजेस भी चले गए, उस पर भी कोई यहाँ पर इनको लेना नहीं, कोई परफॉर्मेंस के लिए कुछ अगर किया हो, कुछ मैचेस भी अगर रखवाए हो परफॉर्मेंस के लिए, तो उसमें भी इनको शामिल ना करना। ये भी शामिल रहा था कि चलिए आपने मान के चलिए 3 मैचेस रखवाए हो, कमल सिंह यारी उसमें बैठे हो, लिए हो स्क्वाड में, पर वो बैठे ही रह गए, उनको मौका ही नहीं मिला खेलने का या मैच में या उतरने का। और ज़्यादातर तो यही हुआ है कि स्क्वाड में भी नहीं रहे हैं, ज़्यादातर मौक़ों पर ये इनके साथ हुआ है। तो पहला नाम कमल सिंह यारी का यहाँ पर बनता है। बिल्कुल, तो क्लियरली देखना चाहेंगे कि वो किस तरह से परफॉर्म करते हैं, और एक तगड़े परफॉर्मेंस के साथ वो कहीं ना कहीं एक मैसेज भेजते हैं कि दमदार वापसी मेरी टीम में करने का अब वक्त आ गया है। उसके बाद सेकंड प्लेयर की बात करें तो लोकेश बाम। जी हाँ, इनको भी कहीं ना कहीं बीच में आए थे, लेकिन उसके बाद ये भी ड्रॉप आउट टीम से हो गए। देखना होगा कि इनकी भी हार्ड हिटिंग अब किस तरह से होती है इस नेपाल टी20 लीग में, किस तरह से ये अपने बल्ले का जोर यहाँ पर दिखा पाते हैं, क्योंकि ये सबसे बेटर प्लेटफॉर्म उनके लिए होने वाला है अगले 19-20 दिन के लिए। तो खैर, उसके बाद प्लेयर नंबर 3 कौन से? बिल्कुल, प्लेयर नंबर 3 की बात करें तो यहाँ पर अविनाश बोहरा, इनके बारे में तो खैर क्या ही कहने, बहुत अच्छे बॉलर हैं ये टी20 में। अगर हम बात करें जिस तरीके से शुरू में थोड़े खर्चीले साबित होते हैं, उसके बाद जिस तरीके से कवर करते हैं अपने आप को डेथ फेस पर आकर, वो शानदार देखने लायक होता है। और ये चीज़ ज़रूर कहना होगा कि बोर्ड से गलती हुई कि आपने इंजरी हुई थी, आप बाहर गए थे, लेकिन उसके बाद आपको टीम में लाए ही नहीं, मौका ही नहीं मिला, कहीं खेले ही नहीं, कहीं भी नहीं खेले, और सीधा अब यहाँ पर आके मौका मिल रहा है। क्योंकि परफॉर्मेंस में तो कोई दिक्कत नहीं हुई थी आपको ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये अविनाश बोहरा के लिए है कि मुझे परफॉर्म करना है, करना ज़रूर है, बिना परफॉर्मेंस के तो कुछ बात ही नहीं बनेगी। काफ़ी वक्त हो गया आपको खेलते हुए, आप यहाँ पर परफॉर्म करना है। पर ये प्रेशर बोर्ड पे था, ये बोर्ड की कहीं ना कहीं एक सिलेक्शन कमेटी की गलती थी, जो आपको खिला नहीं रहे थे अच्छा करने के बावजूद भी। पर अब आपके पास मौका है, और अच्छा करिए, और प्रेशर आप सिलेक्शन कमेटी पर बनाएं। बिल्कुल, उसके बाद अगर हम बात करें तो अगले प्लेयर हैं कुशल मल्ला। कुशल मल्ला भी बहुत नजर रहने वाली है कि जिस तरह से वो टीम में आए, उन्होंने एक बड़ा यूनिक सा रिकॉर्ड भी अपने नाम किया, काफ़ी अच्छे खासी उन्होंने हिटिंग की। उसके बाद एक बहुत ही खराब उनका परफॉर्मेंस गया, लगातार वो मैचेस में फ्लॉप होते गए। उसके बाद वो बाहर हुए, उसके बाद मेरे ख्याल से एक आध मैच के लिए फिर से संदीपुरे लेकर आए थे, उसके बाद एक आध परफॉर्मेंस वहां पर दी, उसके बाद फिर वो आउट हो गए। तो कहीं ना कहीं लगातार ड्रॉप आउट चल रहा है उनका, और परफॉर्मेंस भी उनकी अप टू द मार्क नहीं रही है कि उनको स्क्वाड में लगातार पाकिस्तान की जूनियर लीग में भी गए थे, जो वहां भी शायद कोई भी मैच मिला तो लगता है। तो डेफिनेटली उनको क्लियरली नजर रहेगी कि कम से कम बहुत वक्त आ गया है कि वो अपना परफॉर्मेंस यहाँ पर निकाले और कहीं ना कहीं टीम में वापसी जरूर करें। आपको वापस से बता दें, ये हम सिर्फ और सिर्फ टी20 क्रिकेट की बात कर रहे हैं, ये नहीं कि ये सब टी20 में कम से कम अगर वापसी करने के लिए इन पे नजर जरूर रहने वाली है। उसके बाद अगले प्लेयर की यहाँ अगर बात की जाए तो वो हो जाते हैं सुशांत भारिया।
बिल्कुल। और सुशांत भारी का एक्चुअली में यहाँ पर ज़रूर कहना होगा कि जितने वो हैं, आप मौका ज़रूर दे रहे हैं, किसी स्पिनर्स को आपने मौके ज़रूर दिए, और लेफ्ट आर्म स्पिनर ज़्यादा है नेपाल के पास यहाँ पर, लेकिन जब आपके पास एक अवेलेबिलिटी है, पुराने बॉलर है, अच्छे बॉलर है जो काफ़ी मैचेस भी खेल चुके हैं, बावजूद उसके यहाँ पर अगर उन्होंने खराब कुछ किया होता तो समझ में आता कि कुछ कर ही नहीं रहे हैं, कोई परफॉर्म निकल के नहीं आ रही है। पर सुशांत भारी भी टीम से काफ़ी लंबे वक्त से बाहर है, कोई लेजिटिमेट रीज़न नहीं बनता कि आप क्यों बाहर कर रहे हैं, कि किसी प्लेयर को आपने लिया हो परफॉर्मेंस के बेस पर लिया हो या वो आए हो, क्योंकि इतने तो जितनों को लिया गया है, क्योंकि काफ़ी लंबे वक्त से ये भी T20 से बाहर है, ये भी नहीं खेल रहे, तो जिनको लिया गया है, जिनको लिया गया था, क्या उन्होंने इतना एक रिजल्ट दिए हैं, क्या रिजल्ट आया, या उसके बावजूद भी वो टीम में बने हुए हैं, तो चाहेंगे कि सुशांत भारी अब और अच्छा परफॉर्म करे और अच्छी तरह अपने आप को बेहतर बनाए और इस पर एक बार वापस टीम में जगह बनाए। बिल्कुल क्लियर कट है कि देखना होगा कि इनकी परफॉर्मेंस किस तरह से होती है, तो डेली क्रिकेट इन पे भी नजर जरूर बनाए रखेगा। उसके बाद ड्रॉप आउट प्लेयर से बात करें तो अगला नाम है आदिल आलम। जी हाँ, अभी तो टारगेट होना चाहिए, कुछ वक्त से देखा गया है कि वो अभी टीम से बाहर है, लेकिन डेफिनेटली ये वो बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जहाँ उनको क्लियर टारगेट करना चाहिए कि इसे वो बड़ा बनाए एकदम इस नेपाल T20 लीग में। उन्हें इस कदर इसमें छाना होगा कि कम से कम नेशनल टीम में वापस से और पूरी स्ट्रॉन्ग बेस बनाकर इस बार एंट्री मारे, ताकि फिर कोई निकाल ना पाए। मैं हम यहाँ पर वापस से हम कहेंगे T20 क्रिकेट की बात। एक बात मैं इनके बारे में जरूर आपसे छोटी सी पूछना चाहूंगा कि ये अगर ये सोच रहे हो, आपका क्या इसमें ख्याल है, आप लोग भी जरूर बताइएगा जो सुन रहे हैं, कि आदिल आलम का अगर ये ख्याल है कि मैं दोनों में अच्छा होना चाहता हूँ, मैं दोनों में बेटर होना चाहता हूँ, या लेकिन उनसे नहीं हुआ जा रहा है एक में, तो वो क्या करें? क्या दोनों के लिए हाथ छोड़ दें या कम से कम T20 आए को वो पकड़ कर चले? जी, सबसे पहली बात तो जाहिर सी बात है कि अगर आपसे दोनों एक साथ इस वक्त बैलेंस नहीं हो रहा तो कम से कम एक को तो पकड़ कर चलिए। अगर आप दोनों में ही छोड़ देंगे तो ये चीज गलत हो जाएगी। एक आपके पास है, उसको आप अपने साथ रखिए, उसको अपने स्ट्रेंथ बनाइए, उसमें इतने स्ट्रांग होइए कि किसी के पास कोई ऑप्शन ही ना बचे। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ जब आप आपके पास फ्री टाइम है, जब आप ऑफ टाइम है, तब आप दूसरे के लिए भी अगर आप खुद को नरिश करें, काम करें, इसमें वक्त लगेगा। लेकिन मानिए T20 में आप कितने भी अच्छे हो, 50 ओवर क्रिकेट में आपको अच्छे होने के लिए, उतना ही अच्छा होने के लिए बहुत ज्यादा अलग एक्स्ट्रा मेहनत और इंटेंट की जरूरत पड़ेगी, उसमें कुछ वक्त लगेगा। ऐसे नहीं कि आपने सोचा कि मैं T20 में भी अच्छा हूं तो मैं 50 ओवर में भी बहुत तेजी से उसी लेवल का अच्छा कर सकता हूं। ये दीपेंद्र सिंह है, उसके एक प्रॉपर एग्जांपल आपके सामने मौजूद नजर आते ही है। खैर, उसके बाद अगले प्लेयर की बात करें तो विवेक यादव। जी हाँ, इन्हें भी काफी पहले खिलाया गया सीरीज वगैरह में, मेरे ख्याल से ओमान कॉन्ट्रैक्टर सीरीज में भी ये कहीं ना कहीं बेंच पे बैठ के इनका सिलेक्शन, बेंच पे बैठ के कहीं ना कहीं सिलेक्शन हुए। तो और T20 क्रिकेट की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, आपको पहले हम बता दें कि यहाँ बातें बिल्कुल नहीं हो रही है, सिर्फ और सिर्फ T20 क्रिकेट के लिहाज से चीजें हमें आपके नाम रखें, तो इन पे भी नजर रहेगी कि ये अब फाइनल, क्योंकि पीएम कप ने बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया था 50 ओवर क्रिकेट में, लेकिन 50 ओवर था, हमने आपसे पहले ही कहा। अब T20 में देखना होगा कि ये किस तरह से इस नेपाल T20 लीग को यूटिलाइज करते हैं। बिल्कुल। अगला नाम की बात करें तो पवन शराफ। जी हाँ, जिस तरीके का परफॉर्म रहा था इनका, डिजास्टर परफॉर्मेंस गया था, हॉरिबल परफॉर्मेंस गया था इनका। अगर हम 5 T20 की बात करें, वहां पर खेला था, रन नहीं है, बॉलिंग में कुछ नहीं है, रन ही नहीं निकलते, आते हैं चले जाते हैं, तो भाई परफॉर्म, आपको मौके मिले थे, आपने उसको बिल्कुल ही खत्म कर दिया। कितनों को तो यहाँ मिले ही नहीं, कितने तो बाहर ही बैठे रह गए। आपको मौका मिला तो आपने उसको सड़ा दिया, उस मौके को फायदा ही नहीं उठाया आपने। और लगता भी है कि शायद मौका बहुत जल्दबाजी में कहीं ना कहीं दे दिया गया था। वो ऐसे एकदम से डायरेक्ट कहीं और को बिठा देना, किसी और, कोई और था उस जगह पर, लेकिन उसको ना लेकर किसी और को लिया। वो और कौन थे? वो आप ही थे, पवन शराफ। लेकिन अब आप थोड़ा परफॉर्मेंस अपना बाहर उठाइए, इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन कर दीजिए एक जगह के लिए कि मज़ा आ जाए देखने में, कि एक को लेने के लिए 10-10 लाइन में लगे हुए हैं, एक स्पॉट को भरने के लिए 10-10 लोग लाइन में, आप भी उस लाइन में शामिल हो जाइए इस T20 लीग। बिल्कुल। अगले प्लेयर की बात करें तो वो है बशीर अहमद। जी हाँ, क्योंकि अब इन पे भी देखना होगा कि ये किस तरह से इस नेपाल T20 लीग को जो है यूटिलाइज करते हैं, इन पे भी क्लियर नजर रहेगी, क्योंकि ये भी अभी फिलहाल दौरों में नहीं थे, तो कहीं ना कहीं इन पे भी नजर रहेगी कि आखिर ये इस T20 लीग में किस तरह से ऑलराउंड परफॉर्मेंस से अपने यूटिलाइज करते हैं और कहीं ना कहीं नजर डालते हैं। एंड उसके बाद अगले प्लेयर, बिल्कुल लास्ट प्लेयर की बात करें तो जी हाँ, साहब आलम। जी हाँ, ये यहाँ पर आ जाते हैं, जो लेफ्ट आर्म स्पिनर के तौर पर तो है ही, थोड़ी बॉल बैटिंग भी कर लेते हैं, लेकिन अब स्पिनर्स लेफ्ट आर्मर तो बहुत ज़्यादा है, तो आपके लिए कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत टफ हो जाता है कि भाई अब क्या करें, कितना बेटर करें। जितना बेटर आप कर सकते हैं उतना बेटर करने की कोशिश करें। 15-16 विकेट फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए, अगर आप निकाल लेते हैं
और अच्छा परफॉर्म करते हैं और इकोनॉमिकल रहते हैं, जहां सब रन दे रहे हैं वहां आप रन बचाने की कोशिश करिए, आप विकेट लेने की कोशिश करिए, तो अब आपके लिए रास्ते जरूर से जरूर खुल जाएंगे। और इस लिस्ट में ही हमारे ये टॉप 10 के हमने ड्रॉप आउट किया था, इसी में 4 ऐसे बॉलर्स हैं जो स्पिन बॉलिंग कराते हैं, वो भी लेफ्ट आर्म। बशीर अहमद है, कुशल मल्ला है और साहब आलम है और सुशांत बहारी है। तो कहीं ना कहीं कंपटीशन बहुत टफ होगा साहब आलम के लिए भी, लेकिन यूटिलाइज आपको करना जरूर है। तो ये वो 10 ड्रॉप आउट प्लेयर्स हैं जिन पे क्लियरली नजर रहेगी और नेपाल टी20 लीग खत्म होने के बाद आपका सामने प्रेजेंट करेंगे कि इन 10 प्लेयरों का परफॉर्मेंस इस नेपाल टी20 लीग में कैसा रहा और कौन पूरी तरह से यूटिलाइज करने में कामयाब रहा है इस नेपाल टी20 लीग को। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है कि इन 10 प्लेयर्स में से कौन से वो 4 प्लेयर्स हैं जो आपको लगता है कि सबसे बेहतरीन तरीके से इस नेपाल टी20 लीग को यूटिलाइज कर सकते हैं? वो 4 प्लेयर कौन से हैं? प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर अपना राय रखें और बताएं कि वो 4 प्लेयर्स आपके हिसाब से कौन से हो सकते हैं जो इस नेपाल टी20 लीग को जबरदस्त यूटिलाइज करेंगे इन 10 में से। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगला वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, जरूर देखिएगा। नेपाल टी20 लीग का प्लेलिस्ट हमारा चेक करना मत भूलिएगा।